दोस्तों मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये वाला मानवा मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट मानवा में से एक है, क्योंकि यार ये मानवा बस जॉम्बी तक ही नहीं है, क्योंकि यार जॉम्बीज तो बस इस मानवा की शुरुआत है, इसके अंदर आगे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो यार बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं ये मानवा को कंप्लीट कर दूं, क्योंकि यार ये मानवा के बहुत सारे चैप्टर्स है, 200 प्लस चैप्टर्स है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग साथ में बने रहोगे। वीडियो की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक आदमी खड़ा हुआ रहता है, इसके सामने और भी बहुत सारे लोग रहते हैं जिनके हाथ में कुछ पेपर रहते हैं। ये लोग बोलते हैं कि मिस्टर चेन, आपने जो 100 प्लेट फ्राइड चिकन का ऑर्डर दिया था वो हम लोग यहाँ पर पहुंचा चुके हैं। फिर दूसरा आदमी बोलता है कि मिस्टर चेन प्लीज जो भी सामान है आप उसको एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि जो आपने 100 प्लेट रोस्टेड डक का ऑर्डर दिया था वो उस वाले ग्रे ट्रक के अंदर है। और भाई बस इतना, ये लोग और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे डिश लाए हुए रहते हैं जिसका ये लोग रिपोर्ट दे रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ये जो चेन रहता है ये कहता है कि ठीक है अब तुम लोग जा सकते हो, और वो लोग बोलते हैं कि ठीक है अब हम लोग चलते हैं, गुड बाय मिस्टर चेन। और यार ये लोग जाते जाते बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। ये आदमी कहता है कि इसने इतने सारे डिशेज को खरीदा है, क्या ये कोई भूखा आत्मा है? इसका आदमी कहता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो लोग कुछ भी करते हैं, और ये कहता है कि हैं बस ये कोई अमीर बेवकूफ है। इसके बाद वो लोग चले जा रहे होते हैं और हम देखते हैं जो चेन रहता है अपने हाथ में इन सभी पेपर्स को देख रहा होता है। फिर इसके बाद ये सामने की तरफ जाता है और जाकर वो जो ट्रक रहता है उसका दरवाजा खोल देता है, और खोलने के बाद बोलता है कि इतने सारे अच्छे अच्छे खाने से घिरा हुआ होना ये सच में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, किसने सोचा था। और हम देखते हैं इसके हाथों में कुछ मतलब ब्लू टाइप का अलग सा ही पावर ऑन होना शुरू हो जाता है, और ये फिर से बोलता है कि किसने सोचा था कि बस 3 दिन पहले अपोकलिप्स के अंदर मैं भूख के मारे बस तड़प रहा हूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं इसके जो पावर रहता है इसके मदद से ये जितना भी खाना रहता है ये खींच लेता अपने हाथों के अंदर। इसके बाद ये हमें अपना कहानी सुनाना शुरू करता है, जहां पर ये बताता है कि 27 दिनों के अंदर ये पूरे दुनिया के अंदर एपोकलिप्स आ जाएगा, जहां पर इंसानों में से लगभग 80% इंसान ज़ॉम्बीज़ में बदल जाएंगे, और उसके बाद जो बचे हुए इंसान रहेंगे उसमें से 90% इंसान ज़ॉम्बीज़ के हाथों मारे जाएंगे, और उसके बाद बस बचे हुए थोड़े बहुत ही इंसान खुद को इवॉल्व कर पाएंगे और सुपर नेचुरल पावर खुद के अंदर अवेकन कर पाएंगे। कुछ के पास फिजिकल पावर होती है, कुछ के पास एलिमेंटल पावर होती है, जबकि कुछ के पास साइकोलॉजिकल सुपर पावर्स होती हैं। और उस टाइम पे और मुझे एक बहुत ही रेयर स्पेस एट्रीब्यूट का सुपर पावर मिलेगा, और मैं जाना चाहूंगा द वॉइड सॉवरीन के नाम से। और यार हम देखते हैं एकदम स्टाइल में भाई इसके पास स्पेस का पावर रहता है, यानी कि ये कुछ भी कर पाएगा। और फिर ये आगे बताता है कि जब से मैंने वॉइड के अंदर ट्रेवल करने का एबिलिटी को पाया था उस टाइम से मेरा ऑफेंस और जिंदा रहने का ताकत दोनों ही बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। उस टाइम पे ऐसा लग रहा था जैसे एपोकलिप्स के अंदर मैं एक मछली हूँ जो कि पानी के अंदर होता है। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि मैं हमेशा छुपता रहा और छुपता ही रहा जब तक इस दुनिया के अंदर के जितने भी सर्वाइवर्स हैं वो मर ना गए। पूरे दुनिया के अंदर सभी जगह बस बहुत ही ज्यादा खतरनाक और अलग अलग अजीब अजीब तरीके के मॉन्स्टर्स ही छाए हुए थे, और उस टाइम पे मैं एक भी इंसान को नहीं ढूंढ पा रहा था। इसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस कर रहा था, और मैं और ज्यादा जीना नहीं चाहता था। और यार हम देखते हैं कि ये खुद का एक कब्र खोद लेता है, उसमें खुद ही लेट जाता है, और यार एक बार इसके हाथ में देखो भाई ये फूल लेकर लेटता है, मतलब यार ऐसे बिना सुगंध के तो नहीं मरेगा। और फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं धीरे धीरे अपना आँख खोलता है, और फिर ये अपना आँख खोलने के बाद कहता है कि लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि मैं समय में पीछे आ जाऊंगा। मैं ये डूम्सडे आने से पहले एकदम 27 दिन पहले यहाँ पर टाइम में पीछे आ गया था। भले ही मेरे जितने भी सुपर पावर्स है वो सारे के सारे गायब हो गए हैं, लेकिन मैंने अपनी पिछली जिंदगी के अंदर जो सब स्पेस बनाया था वो अभी भी मेरे साथ है। और एपोकलिप्स के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? वो है खाना और रिसोर्सेस। इंसानों को खाना खाने की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए, आखिरकार बिना खाना के कौन ही जिंदा रह सकता है। और ऊपर से मेरा ये जो सब स्पेस है इसके अंदर टाइम फ्री हो जाता है, इसका मतलब कि इसके अंदर हमेशा खाना एकदम फ्रेश रहेगा। ही आखिरकार हेवन ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है, तो आखिर मैं इसको अपने हाथों से कैसे जाने दे सकता हूँ। इसके बाद ये ट्रक के अंदर से बाहर निकलता है, और इसके निकलते ही हम देखते हैं इसके पास एक कॉल आ जाता है जिसके अंदर कोई काफी जोर से चिल्लाकर बोलता है कि चल लुओ, अच्छा होगा कि तुम अभी के अभी ऑफिस के अंदर आ जाओ, हम दोनों को अच्छे से बात करने की जरूरत है। और फिर ये बोलता है कि ऐसा लग रहा है जो आने वाला था वो आ ही गया, लेकिन अंकल इस बार मैं उतना बड़ा बेवकूफ नहीं रहूंगा। और यार ये ऐसा क्यों बोल रहा है अभी आपको कुछ टाइम में पता चल ही जाएगा।
इसके बाद हम देखते हैं एक बहुत ही बड़े बिल्डिंग को, जिसके अंदर कोई चिल्ला रहा होता है कि चेंगलुओ बताओ आखिरकार इसका मतलब क्या है। और यार हम देखते हैं सामने चेंगलुओ बैठा हुआ रहता है, इसके सामने ये इसका अंकल है जो कि बोल रहा होता है कि तुमने तुम्हारा जो $3 बिलियन के वर्थ का जो शेयर था उसको बस 1 बिलियन में ही बेच दिया। आखिरकार तुमने इतना बड़ा चीज करने से पहले मुझसे पूछा तक नहीं, क्या तुम मुझे अपना अंकल भी मानते हो? चेंगलुओ अपनी आंखों को झपकाओ, अगर कोई तुमको धमका रहा है तो, या फिर अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो रहा है तो तुम मुझे बताओ। और यार वो उधर से चुपचाप बैठा हुआ रहता है और बैठे बैठे फिर मन में सोचता है कि इसका एक्टिंग तो काफी अच्छा है। अगर मैंने अपने पिछले जिंदगी में खुद इसके बेटे से नहीं सुना हुआ रहता कि जो मेरे पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट हुआ था उसके अंदर इसी का हाथ था, और उनके मरने के बाद धीरे धीरे करके मेरे पेरेंट्स के जितने भी शेयर थे उन सभी को इसने ले लिया जो कि मेरे होने चाहिए थे। मैं ये कभी भी नहीं जानता मेरी पूरी पिछली जिंदगी में, और मैं बस समझता रहा था कि ये कोई अच्छा इंसान है। फिर इसके बाद ये कहता है कि अंकल मुझे किसी ने नहीं धमकाया है, और मुझे बहुत ही मतलब एक फीलिंग आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जो पोर्क का दाम है वो बहुत ही जल्दी बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। ये नामुमकिन नहीं होगा कि बस आधा किलो पोर्क $50 के अंदर बेचा जाए, और इसकी वजह से मैंने 1 बिलियन खर्चा करके उन सभी पोर्क्स को बहुत ही ज़्यादा मतलब यार खरीद के इसने रख लिया है, और मुझे लग रहा है कि ये बहुत जल्द बढ़ के 5 बिलियन तक भी हो जाएगा। नहीं, मुझे और भी ज़्यादा सोचना चाहिए। ये नामुमकिन नहीं होगा कि बस आधा किलो पोर्क कम से कम $100 में तो बेचा ही जाए। और यार यहाँ पर उसके तो मुंह खुले खुले रह जाते हैं, और ये सोचता है कि ये कोई सपना देख रहा है क्या इतना बेकार सा, जरूर इसका दिमाग खराब हो गया होगा। और फिर ये कहता है लिटिल लुओ तुम्हारा क्या ख्याल है अगर मैं इन सभी को तुमसे 1.5 बिलियन के अंदर खरीद लूँ तो ये कहता है कि अंकल मुझे माफ कर दीजिएगा क्योंकि मैंने उसको पहले ही बेच दिया है और कॉन्ट्रैक्ट को भी साइन कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये मुमकिन है कि मैं इसको वापस से खरीद पाऊँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इससे पहले की और कुछ बातें होती, जो यहाँ पे चिन रहता है उसको कुछ कॉल आने लगता है। तो ये कहता है कि अंकल प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं जरा ये फोन पे बात कर लूँ। वो कहता है कि हाँ कोई बात नहीं जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं जो चेन रहता है वो सामने मतलब निकलने लगता है, और ये पीछे से अपना प्लान बना रहा होता है और कहता है कि आखिरकार इस बच्चे की हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए इतना ज़्यादा मुसीबत खड़ा करने के लिए, मुझे इसको सबक सिखाना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं चेन ऑफिस से बाहर निकल जाता है और पूछता है फोन पे कि आखिर कौन है, तो उधर से कोई बोलता है कि मिस्टर चेन, हम लोगों ने वो ब्लैक फॉरी चाइनीज मॉन्गूस जिसका एक कान गायब है जिसको कि आप ढूंढ रहे थे वो हमको मिल गया है, और हमने उसका एक पिक्चर भी आपके पास भेजा है, प्लीज कंफर्म कीजिए क्या ये वही है जिसको आपने खोया था। ये बात को सुनकर ये चौंक जाता है और कहता है कि रुको मुझे ये मत कहना, और उसके बाद फिर ये कहता है कि ठीक है मैं इसको अभी तुरंत चेक करता हूँ। इसके बाद ये बताता है कि जब एपोक्लिप्स शुरू हुआ उस टाइम पे कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहे थे, इसलिए उन्होंने एक सुपर ह्यूमंस का एक लिस्ट बनाया उनके एट्रीब्यूट के हिसाब से, और ऑफ कोर्स जो स्पेस एट्रीब्यूट था उसके अंदर मैं सबसे टॉप पर था, और जो फायर एट्रीब्यूट के अंदर फर्स्ट प्लेस की थी वो थी स्पिरिट फ्लेम मेडन जिसका निक नेम ब्लड रोज भी था, और जो फर्स्ट प्लेस था इलेक्ट्रिक एट्रीब्यूट के अंदर जिसका नाम था लाइटनिंग वॉरलॉक, वो एक कुत्ता था। और यार हम देखते हैं यही ये काले वाले कुत्ते का बात कर रहा है, और फिर ये कहता है कि बिल्कुल सही, जो भी लिविंग बीइंग जो कि ज़ॉम्बीज़ के अंदर नहीं बदले थे उनके पास एक चांस था सुपर पावर्स बनने का, चाहे वो कोई जानवर हो या फिर पेड़ पौधे कुछ भी हो, और ये तो बस एक मामूली सा कुत्ता था, इसलिए एपोक्लिप्स के अंदर सब लोग बस इसको एक खाना की तरह समझते थे। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की इसको पकड़ने के लिए, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हो पाया, और ऊपर से वो लोग बढ़िया से पिट भी गए, बस मेरे अलावा। और यार हम देखते हैं ये अपना टेलीपोर्ट वाला पावर इस्तेमाल करके कुत्ते के पीछे आ जाता है, और आकर बस एक हाथ में इसको मारकर इसको पकड़ लेता है, और बोलता है कि मैं ही वो इंसान हूँ जो इसको मारने में और खाने में सफल रहा, इसके लिए मैं इसको एकदम अच्छी तरीके से जानता हूँ। और यार हम देखते हैं यार यहाँ पे देखो इसका मुंह से पानी चूने लगा, और ये बोलता है कि वो टेस्ट वो सच में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था, मतलब यार ये कुत्ता का मीट इसको इतना पसंद आ रहा है। क्या यार वैसे समझ में आता है एपोक्लिप्स के अंदर जहाँ भी कुछ ढंग का खाने का ना हो तो कुत्ता का मीट तो इसे मजा आएगा ही खाने में। इसके बाद ये अपने फोन में उस कुत्ते का पिक्चर देखता है और कहता है कि हाँ यही वो कुत्ता है, और इसका ये जो कटा हुआ कान है ये इसका प्रूफ है। वारलॉक ओ वारलॉक, इस बार मेरे पास खाने की कोई भी कमी नहीं है, तो क्यों ना इस बार हम लोग दोस्त बन जाए। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से व्यवहार करूंगा और तुम्हें सबसे बेस्ट खाना भी दूंगा।
और फिर ये फ़ोन पे बोलता है कि हाँ यही वो है, मुझे इसका एड्रेस भेज दो, मैं अभी वहाँ पे जा रहा हूँ। और फिर ये जाने लगता है और जाते जाते मन में बोलता है कि बस तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी आऊँगा और तुम्हें बचाऊँगा, बस तुम मुझे अपना मास्टर मान लेना। इसके बाद हम देखते हैं चेन अपने अंकल के पास आकर बोलता है कि अंकल मेरे पास कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ। और वो बोलता है कि जरूर, हम लोग अगली बार बात करेंगे। इसके बाद चेन जाने लगता है और जाते जाते मन में सोचता है कि ओह बहुत ही दुख की बात है कि हमें दोबारा इसका मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जैसे ही डूम्सडे शुरू होगा तुम और तुम्हारा बेटा दोनों मारे जाओगे, जैसा कि मैंने कहा। फिर हम लोग 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे हम एक रेस्टोरेंट को देखते हैं जो कि होता है डॉग मीट रेस्टोरेंट। मतलब भाई सीरियसली यार, मैंने पहली बार सुना है कि कहीं पे डॉग के मीट का भी रेस्टोरेंट होता होगा यार। कहीं ये मानवा चाइना को तो नहीं, क्योंकि यार मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें तो वहीं पे मिल सकती हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं ये होटल के सामने एक केज रहता है, इसके अंदर 2 कुत्ते रहते हैं, जिसके अंदर वही ब्लैक वाला भी कुत्ता रहता है। और इसे देखकर चेन मन में सोचता है कि जरा एक बार देखो तो इसका यहाँ पे कितना बुरा हाल हुआ है। क्या तुम सोच भी सकते हो कि आखिर ये एपोकलिप्स शुरू होने के बाद पूरे दुनिया पे राज कर सकता है। फिर इसके बाद ये इसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचाऊंगा। और इधर से एक कुत्ता भी इधर से एक बार धीरे से भौंक देता है और फिर ये पीछे की तरफ घूमता है और चिल्लाकर बोलता है कि बॉस, इस दुकान का बॉस कहाँ पे है, जल्दी से बाहर निकलो। इसके इतना बोलते ही हम देखते हैं पीछे से कोई अंकल टाइप वाला आदमी निकलता है और बोलता है कि सर मैं यहाँ पर हूँ, आखिर मैं आपका कैसे मदद कर सकता हूँ। तो फिर ये बोलता है कि तुमने मेरे कुत्ते को चुराया है, आखिरकार तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हुआ। अगर मैंने इसको सही टाइम पे नोटिस नहीं किया होता तो मेरा ये जो ब्लैकी है अभी तो किसी स्टीम बोट के ऊपर जाकर डॉग मीट बन चुका रहता। तो ये बॉस मन में सोचता है कि अगर मुझे सही से याद है तो ये तो बस एक स्ट्रीट डॉग था ना, आखिरकार इसके ऊपर एक कोई ऑनर कैसे हो सकता है। क्या ये लड़का यहाँ पर आकर जानबूझ के मुसीबत खड़ा कर रहा है। और ये बोलता है कि ब्रदर, मेरे यहाँ पे जितने भी चीजें हैं मैं इनको लीगल तरीके से खरीदता हूँ और बहुत सारे कुत्ते एक ही जैसे दिखते हैं, तो क्या तुम पक्का हो कि ये तुम्हारा ही डॉग है। ये कहता है क्या लीगल तरीके से, ठीक है तो क्या होगा अगर मैं पुलिस को यहाँ पे कॉल करके बुलाऊं और तुम्हारे दुकान को इन्वेस्टिगेट कराऊं तो। और ये मन में सोचता है कि जो भी बिजनेस होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ धोखा जरूर होता है, तो क्या तुम पक्का हो कि तुम एक पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है उसको झेल सकते हो। और यार यहाँ पर ये भाई पुलिस का यहाँ पे देखते ही बहुत ज़्यादा पैनिक करना शुरू कर देता है और कहता है कि ब्रदर तुम ये नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा हट जाता है और कहता है क्यों, क्या हुआ, क्या तुम अब मुझे मारने वाले हो। और यार वो करता भी वैसा ही है, वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा तेज बढ़ रहे हो, रुको मैं अभी तुम्हें एक सबक। और वो इतना ही बोलता है कि वह उसका हाथ पकड़ के और उसके पैर पे अपने पैर से एक जोर से मारता है और फिर वो घुटने पर आ जाता है और इसके ये हाथ पकड़ के टेढ़ा भी कर देता है। फिर उसके बाद ये मन में सोचता है कि मैं अपोकलिप्स के अंदर 10 साल से भी ज्यादा जिंदा रहते रहते वहां पर बहुत ही ज्यादा ट्रेन हो चुका हूँ, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं इसके जैसे किसी गुंडे से डर जाऊं। इसके बाद हम देखते हैं ये अभी भी जमीन पे पड़ा हुआ रहता है और ये बोलता है कि बॉस बताओ, क्या तुम अभी भी मुझे सबक सिखाना चाहते हो। तो ये अपना हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि ब्रदर नहीं, ब्रदर बिग ब्रदर मुझे माफ कर दो, बस इस बार छोड़ दो, ये जरूर कोई गलत फैमिली है, हाँ ये जरूर से कोई गलत फैमिली है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं सच में नहीं जानता कि ये कुत्ता किसका है, जिसने भी मुझे ये कुत्ते को भेजा है मैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। ये जो ब्लैक डॉग है इसको तुम चाहो तो अभी लेकर जा सकते हो और इसके लिए तुम्हें एक पैसे भी देने का जरूरत नहीं है, बताओ ये कैसा है। जिसके बाद ये कहता है कि ठीक है, अभी तुम्हारा ये जो एटीट्यूड है ये मुझे उतना बुरा नहीं लग रहा है, तो ठीक है मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। और ये मन में सोच रहा होता है कि भले ही मैं इस कुत्ते को काफी ज्यादा पैसे देकर खरीद सकता था, लेकिन इसको फ्री में लेना बेस्ट है। और यार ये अपना उंगली उठा के बोलता है मिशन सक्सेस। मतलब यार इसके पास 1 बिलियन पैसा है और यार ये कुत्ते को भी नहीं खरीद रहा है यार, उसके लिए भी ये दुकानदार को स्कैम कर रहा है। यार क्या ही तो मतलब कहूँ मैं इसे, क्या यार हटा छोड़ो। इसके बाद ये जो ऑनर रहता है ये इसको लाकर ये कुत्ता देता है और बोलता है कि बिग ब्रदर तुम चाहो तो अपना ये कुत्ता लेकर जा सकते हो। जिसके बाद ये जो चेन रहता है बोलता है कि ब्लैकी चलो मेरे पीछे आओ, हम लोग घर चलते हैं। और सोचता है कि इसका ये जो एक्सप्रेशन है इसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इसका कुछ इंटेलिजेंस आ गया है और ये ह्यूमन लैंग्वेज समझने लगा है। और हम देखते हैं ये कुत्ते को जो कि इसका आवाज़ समझ जाता है और कहता है क्या ब्लैकी वो कौन है। खैर ऐसा लग रहा है कि इसने अभी अभी मेरा जान बचाया, तो क्या मैं इसके पीछे पीछे जाऊं। जिसके बाद हम देखते हैं ये इसके पीछे पीछे चलने लगता है और इसे देखकर चेन फिर से सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि सच में इसके अंदर इंटेलिजेंस है। इसका मतलब ये है कि मैंने ये लाइटनिंग वार रॉक को सक्सेसफुली टेम कर लिया है।
इसके बाद हम देखते हैं ये अपने कार के पास जाकर उसका दरवाजा खोल देता है और ये कुत्ता कूद कर उसके कार के अंदर चला जाता है। इसके बाद चेन में बैठकर इसको सहलाने लगता है और कहता है कि इसके बाद से फ्यूचर में तुम हमेशा मेरे पीछे पीछे आओगे और मुझे फॉलो करोगे और आज से तुम्हारा नाम होगा वारलॉक। और यार ये भी अपना एक बार धीरे से भौंक के अपना अप्रूवल दे देता है नाम के लिए और ये फिर अपना कार से जाने लगता है और मन में सोचता है कि मुझे बस कुछ दिनों के अंदर ही इस कुत्ते के साथ एक अच्छा सा रिलेशनशिप बनाना होगा। और वो बोलता है कि चलो हम लोग चलते हैं और तुम्हारे लिए कुछ खिलौने खरीदते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये कार से जाते जाते कहीं पे जाकर रुक जाता है क्योंकि इसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ रहता है। ये इसी की वजह से रुक जाता है और ये इसे देख कर कहता है कि ये तो सूडाजू है, आखिरकार हम लोग मिल ही गए। जिसके बाद ये बताता है कि हमारे पिछली जिंदगी के अंदर इसने अपना फिजिकल सुपर पावर का इस्तेमाल किया था मुझे बचाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे मैंने वॉइड ट्रेवलिंग को मास्टर नहीं किया था। और यार हम देख सकते हैं इसके सामने बहुत ही सारे मॉन्स्टर्स हैं जिनको कि ये सूडाजू ये अपने चिन को इनसे बचा रहा है। और ये कहता है कि लेकिन आखिरी में ये घिर गया और मुझे बचाते बचाते मारा गया जब मैं भाग रहा था। ब्रदर मैं पक्का करूंगा कि इस बार तुम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से एंजॉय करो। इसके बाद ये कहता है डाजू तुम्हारा काम खत्म होने के बाद क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो कुछ मजा करने के लिए। ये कहता है कि नहीं शुक्रिया ब्रदर चेन, मेरी मॉम ने मुझे कहा है कि दूसरे के साथ ये बुरी सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। तो ये कहता है अच्छा तुम्हारी मॉम ने और क्या क्या कहा है। तो फिर बताता है कि मेरी मॉम ने यह भी कहा है कि अगर कोई तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा बनता है तो जरूर उनके पास कुछ गलत इरादा होगा। और यार ये बात तो इसको जैसे तीर की तरह लगती है। और यार कहता है कि भले जो डाजू है वो इस जिंदगी में मुझे अभी नहीं जानता है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि जब ये अपना काम कर रहा था उसी टाइम पे एपोकलिप्स आया था और मुझे पक्का यकीन है कि जब ये चीज़ दोबारा होगा तो उस टाइम पे हम लोग एक बार फिर से बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाएंगे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक बार फिर से ये ब्लैकी को देखते हैं जिसका मुंह भाई ये तो खुला का खुला ही रह जाता है। और फिर उसके बाद ये कहता है कि वारलॉक आज से ये तुम्हारा घर होगा, तो चलो पहले हम तुमको एक बात दे देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ये ब्लैकी को यहाँ पे लगड़ लगड़ के धो रहा होता है और साथ में ये भी नहा रहा होता है और मन में सोचता है कि मैं इस बार अपने पिछले जिंदगी की तरह नहीं रहना चाहता, क्योंकि पिछली बार मैं तब तक छुपता रहा जब तक इस दुनिया के अंदर बस मैं आखिरी नहीं बजाता। लेकिन मुझे बस थोड़ा थोड़ा याद है कि फ्यूचर में कौन कौन से लोग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनेंगे, तो क्या मैं अपना एक खुद का बेस बनाऊं। मैं उनको अपने नीचे रिक्रूट कर लूंगा बिल्कुल वारलॉक की तरह ही। और ऊपर से जो मेरा स्पेस एट्रीब्यूट है ये जो सुपर पावर है ये सामने सामने से लड़ाई करने के लिए बहुत ही अच्छा नहीं है, तो मेरा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे अपना खुद का बेस बनाना है तो मुझे इसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेंगी, जैसे कि मेन डिशेज, साल्ट, फ्रूट, वेजिटेबल, सीड्स, इसके अलावा इलेक्ट्रिक जनरेटर, मेडिसिन, मशीनरी और ये सारे चीज़, और ख़ास करके वाटर, क्योंकि जब एपोकलिप्स आया था उस टाइम पे जितने भी वाटर के सोर्स थे वो सारे सारे पॉल्यूटेड हो गए हैं। इसकी वजह से सिर्फ रेन वाटर के ही भरोसे बैठा जा सकता है ये वाटर को सेफली ड्रिंक करने के लिए। अरे हाँ मैं तो लगभग भूल गया था, क्योंकि मुझे बहुत सारे हाई वोल्टेज के स्टन बैटन को खरीदना होगा। ये बात सुनकर ये जो ब्लैक रहता है ये भी चौंक जाता है। तो यार ये इसके ऊपर हाथ रखता है और कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उनका इस्तेमाल करूंगा ज़ॉम्बीज़ को पीटने के लिए, तुमको नहीं। इसके बाद ये सोचता है कि जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से डरते हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी है वह डूम्सडे आने के बाद लगभग पूरी तरह से ख़त्म ही हो जाएगा। लेकिन जैसे ये एपोकलिप्स का शुरुआत हुआ था तो शुरुआती टाइम पे जो ये इलेक्ट्रिक बैटन्स थे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वेपन्स थे, और जब इनको मेटल एलॉय वाले आर्मर के साथ मिला दिया जाए तो ही मैं तो एकदम इनविंसिबल हो जाऊंगा। मुझे जल्दी जल्दी अच्छी चीज़ों को चुनकर और उनके ऊपर अपना ऑर्डर को डाल देना होगा। और यार ये जल्दी जल्दी अपने फ़ोन के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर देता है इलेक्ट्रिक बैटन्स के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद का सीन जहाँ पर ये बैठकर मस्त खाना खा रहा होता है और इसके साथ साथ इसका डॉग भी खाना खा रहा होता है। दोनों बैठ कर खा रहे होते हैं और खाते खाते ये बोलता है कि वारलॉक थोड़ा आराम से खाओ वरना ज़्यादा तेज में खाने पे कुछ खांसी वासी ऐसा हो जाता है। फिर उसके बाद वे बोलता है कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा खाना है, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि हम लोग हर दिन एकदम मस्त पेट भर के खाना खाएंगे। और यार इसका मुंह में जो हड्डी रहता है ये इसको बगल में फेंक देता है, तो इसका कुत्ता इसको देख लेता है और साथ ही साथ वो भी फेंक देता है और यार इसका ये नकल करता है। यार ये चीज़ देखकर ये थोड़ा सा खुश रहता है और हंसने लगता है और कहता है कि हाँ ये जो कुत्ता है ये तो मेरा नकल कर रहा है और मेरी तो इसने हड्डी भी फेंक दिया। लेकिन रुको एक सेकेंड, क्या मैंने अभी अभी खुद को ही कुत्ता बोल दिया?
खैर इसके बाद ये अपने ही बात को इग्नोर करता है और फिर से खाना शुरू कर देता है। तभी हम देखते हैं गेट पे कोई आकर गेट को खटखटाना शुरू कर देता है। तो यार ये बाहर की तरफ जाता है और गेट खोल के पूछता है कौन है। तो हम देखते हैं बाहर एक औरत रहती है जो कि बोलते है कि ये मैं हूँ, मा यू। तो ये कहता है कि अच्छा तो ये तुम हो, तुम तो वही कॉलेज टीचर हो ना जिसको मैंने हायर किया था। शायद मेरा जो याद है ठीक से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं भूल गया था कि इस आफ्टरनून में मेरा एक लेसन है। ठीक है प्लीज अब तुम अंदर आ जाओ। और आते आते सोच रही होती है कि इसने 500,000 पे किया है, वो भी बस ये culinary क्लासेस के लिए। और गाइस सर अगर आप लोग को नहीं पता हो तो यार ये खाना बनाने इसको सिखाने के लिए आई हुई है। फिर ये सोचती है कि मुझे तो फिक्र हो रहा था कि ये कुछ मतलब गलत ही चीज सोच रहा होगा, लेकिन अब इसको देखने के बाद जो मेरा चिंता है वो थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि इसका ये जो इतना ज्यादा हैंडसम फेस है इसकी मदद से इसको वुमन पाने में उतना ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। तो आखिरकार ये अपना टाइम और एनर्जी मेरे ऊपर क्यों ही वेस्ट करेगा। फिर इसके बाद ये किचन में आ जाते हैं और ये बोलता है कि देखो तुमने जो जो बोला था किचन यूटेंसिल्स और जो भी बेसिक इंग्रेडिएंट्स थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे प्रिपेयर करके रखा है। और यार ये फिर मन में सोचता है कि मतलब जब एपोक्लिप्स आएगा उस टाइम पे ऐसे फालतू के चीज पे वेस्ट टाइम नहीं करने के लिए और कुछ भी ऐसा आलतू फालतू का ना खाने के लिए मैंने सोचा है कुकिंग सीखने का। इसलिए मैंने इतने सारे पैसे खर्चा किए हैं ताकि मैं ये culinary टीचर को हायर कर पाऊँ। फिर इसके बाद ये आगे आती है और कहते हैं कि चलो तो हम लोग अभी के अभी शुरू करते हैं, मैं तुम्हें पहले सिखाऊंगी कि स्वीट और सावर पोर्क रिब्स कैसे बनाते हैं। तो ये बोलता है कि ठीक है। और फिर ये उसको देखकर मन में सोचता है कि ये तो मामूली सी बात है कि मैंने इसको जो पैसे देने का वादा किया है वो मैं इस वाले मंथ के बाद दूंगा। मतलब यार एक सेकेंड, यार ये वाला मंथ के बाद तो एपोक्लिप्स शुरू हो जाएगा ना, मतलब यार ये इसको पैसा कभी भी नहीं देने वाला है। भाई कुछ तो शर्म कर ले यार, 1 बिलियन से भी ज्यादा पैसा है फिर भी यार इतना पैसा भी ये नहीं दे रहा है। मतलब यार जब एपोक्लिप्स शुरू हो जाएगा तो यार क्या ज़ॉम्बीज़ को पैसा फेंक के मारेगा। इसके बाद हम देखते हैं चेन अपनी कुकिंग को शुरू कर देता है और पीछे से ये जो मायू रहती है ये इसको इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है कि कैसे कैसे कुकिंग करना है। और ये जल्दी जल्दी भाग भाग के कुकिंग कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं ये खाने के अंदर कुछ ज़्यादा ही तेल डाल देता है। और भाई बस उतना ही नहीं यार, यहाँ पे तो इसको नमक और चीनी के बीच में फ़र्क भी नहीं पता होता है। मतलब यार इतना भी बेकार मत बनो यार, इससे अच्छा तो मैं हूँ। भले ही खाना बनाने मुझे भी आता है हाँ, लेकिन यार पहचान तो मैं लेता हूँ। खैर यार इसके बाद हम देखते हैं ये पूरा अपना इतना सारा मेहनत करने के बाद ये जो बनाता है यार, ये तो भाई कोई सुअर भी ना का है यार। किसको अपना मौत प्यारा है यार, जिसको भी मौत चाहिए इसको ट्राई कर सकता है। खैर इसके बाद हम देखते हैं ये फिर से एक बार और ट्राई करके बनाता है कुछ, और यार उसका खाना यहाँ पे टेबल पे रखा हुआ रहता है। तो ये फिर माँ ये कहती है कि कम से कम इस बार ये तुम्हारा जो तुमने बनाया है ये पिछले वाले से अच्छा है। और यार एक बार इसका जो कुत्ता है उसको देखो भाई यार, वो भी अपना नाक बंद करे बैठा है। मतलब यार कुत्ता भी इसको खाने को भाव नहीं दे रहा है। इसके बाद ये फिर ऊपर उठता है और कहता है कि यहाँ तक कि मेरा ये जो डॉग है ये भी इसको खाने का हिम्मत नहीं कर रहा है, तो तुम ऐसे मुझे दिलासा देने की जरूरत नहीं है। और भाई यार यहाँ पे देखो इसके डॉग को, यार ये एक बार भौंकता है और यार ये मन में कहता है कि हम दोनों का एक दूसरे के बीच में आखिर क्या दुश्मनी है, तुम मुझे ऐसा जहर क्यों खिलाना चाहते हो। भाई मतलब यार ये कुछ ज़्यादा ही फनी वाला सीन है यहाँ पे। खैर इसके बाद ये कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, कम से कम इस बार आज तुमने किचन के अंदर आग नहीं लगाया। और यार ये इधर से मन में कहता है कि सच में ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कुकिंग का कुछ भी टैलेंट नहीं है, मुझे बस अपने लिए कोई पर्सनल शेफ कोई हायर कर लेना चाहिए। इसके बाद यहाँ से जाने लगती है और जाते जाते बोलते कि चलो ठीक है अब मैं चलती हूँ, तुम बस इसके ऊपर और ज़्यादा मेहनत करना। और ये भी इसको गुड बाय कर देता है, जिसके बाद वहाँ से चली जाती है। और ये मन में सोचने लगता है कि जो माँ यू है इसका जो कुकिंग है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि मैं इसे अपने पिछले ज़िंदगी में नहीं मिला था, तो मुझे पता नहीं है कि एपोक्लिप्स के बाद आखिरकार इसके साथ क्या हुआ था। मायू ओ मायू, अब बस ये तुम्हारे लक पे डिपेंड करता है कि तुम आखिर कितनी लकी होगी, तुमको गुड लक। मतलब यार ये सोच रहा होता है कि एपोक्लिप्स के बाद अगर ये जिंदा बच गई तो इसको ये पर्सनल सेफ के तौर पे हायर कर लेगा, और यार प्लान भी काफ़ी अच्छा है। और तभी वो कहता है कि रुको, उन दोनों सिस्टर्स के बारे में क्या। और फिर उसके बाद ये याद करने लगता है 2 बहनों के बारे में और बोलता है कि 2 सिस्टर्स, जो कि एक थी मीलिंग और दूसरी थी मीली। ये दोनों सिस्टर को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि जो बड़ी बहन थी मीलिंग वो एपोक्लिप्स के बाद उसने एक फायर एट्रीब्यूट सुपर पावर अवेकन कर लिया और फायर एट्रीब्यूट के अंदर सबसे ताकतवर सुपर ह्यूमन बन गई।
और वो ब्लड रोज के नाम से या फिर स्पिरिट फ्लेम मेडन के नाम से भी जानी जाती थी। और जो छोटी वाली बहन थी मिली, वो तो और भी ज्यादा कमाल की थी क्योंकि उसने एक लाइट एट्रीब्यूट का सुपर पावर एक्टिवेट कर लिया था। इसके वजह से वह भले ही कॉम्बैट में बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन वह एक बहुत ही पावरफुल हीलर थी, यानी कि यार वो कोई भी घाव को ठीक कर सकती है। और मैंने तो ये भी सुना था कि बाद में जब वो मतलब लेटर स्टेज के अंदर जब वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई उस टाइम पे, तो उसके पास कुछ रिवाइवल टाइप का स्पेल भी था, मतलब यार वो मरे हुए को भी जिंदा कर पाती थी। यार ये कुछ ज्यादा ही ओवर पावर नहीं हो गया? और फिर ये कहता है कि सिर्फ जो बच्चे हैं वही एक को चुनते हैं, मुझे ये दोनों ही सिस्टर चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं ये कहीं पे कॉल लगाता है और तुरंत ऑर्डर देता है कि मैं तुमको 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ। ये सिस्टर का जो पेयर है इनको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो और उनके बारे में सब कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन पता लगा के भेजो जो भी जरूरी है। और उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ ये तुमको पता लगाना है कि उनको खाने में क्या पसंद है। और ये मन में सोचता है कि जैसा कि एक कहावत है ना कि अगर तुम्हें किसी औरत का दिल को जीतना हो तो उसके लिए पहले तुमको उसके पेट को जीतना होता है। लेकिन यार एक मिनट, ये कहावत तो आदमियों के लिए था ना, ये औरत के लिए कब से हो गया? यार इसने तो पूरा का पूरा कहावत ही चेंज कर दिया। खैर इसके बाद ये कहता है कि उनका जो फेवरेट फूड होगा मैं उसको भर भर के रख लूंगा ताकि जब उनके पास खाने का कमी हो उस टाइम पे वो लोग मेरी बात को माने। इसके बाद हम देखते हैं मई 28 का डेट और डूम्सडे से ये 5 दिन पहले का सीन रहता है, जहां पर ये बैठ के देख रहा होता है। इसको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है उन दोनों बहनों के बारे में कि उनको क्या क्या पसंद होता है। एक जो बहन रहती है उसको कुछ सीजुआंग क्विजीन और कुछ मतलब ग्रेप्स पसंद होते हैं, दूसरी वाले को ये फिश या फिर और भी कुछ कुछ मतलब पसंद रहता है, जो कि उतना डिटेल में अभी नहीं जाने वाला हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं 4 दिन पहले डूम्सडे आने से यहाँ पर इसका एक ऑर्डर डिलीवर हो जाता है और हम देखते हैं ये कुछ आर्मर टाइप का पहन लेता है और कहता है कि चलो ये बुरा नहीं है, ये बिल्कुल ही बुरा नहीं है, भले ये थोड़ा सा भारी है लेकिन ये काफ़ी अच्छा मुझे प्रोटेक्शन दे सकता है। और मैं कोई ना कोई एक रास्ता ढूंढ कर एक जो इसका सेट है इसको सूडाजू के पास भी भेज दूंगा। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं डूम्सडे आने से 3 दिन पहले का सीन, जहां पे इसने जो भी इलेक्ट्रिक बैटन्स का ऑर्डर दिया था वो भी आ जाते हैं। और जो इस लाने वाला रहता है वो बोलता है कि मिस्टर चेन, ये जो इलेक्ट्रिक बैटन्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज के हैं, ये इंस्टेंटली किसी भी आदमी को मतलब इलेक्ट्रिक्यूट करके और उसको एक बार में ही बेहोश कर सकते हैं। और बस अगर इसको कुछ सेकंड तक और भी मारा जाए तो हो सकता है कि वो तो सीधा सीधा मर ही जाए, तो प्लीज़ इसको आप अच्छे से इस्तेमाल करिएगा। लेकिन यार यहाँ पर देखो यार, ये तो इसको ऑन करके एकदम खेल रहा है यार। ये देखकर ये आदमी कुछ ज़्यादा ही टेंशन में आ जाता है और फिर ये मन में कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक बैटन्स है इसके मदद से मैं कुछ 100-200 ज़ॉम्बीज़ को तो आराम से इससे इलेक्ट्रिक्यूट करके मार ही सकता हूँ। फिर इसके बाद अब हम लोग डूम्सडे आने से 2 दिन पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक काफ़ी बड़ा ट्रक लगा हुआ रहता है और चेन इससे पूछता है कि बताओ इस ट्रक का कितना दाम है, मैं इसको खरीदने वाला हूँ। और ये इधर से कहता है कि आप तो बहुत ही अच्छे हैं मिस्टर चेन, रुक जाइए मैं अभी इसका बिल देता हूँ आपको। इसके बाद अब हम लोग डूम्सडे आने से 1 दिन पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पे ये बिस्तर पर लेटकर इधर उधर हो रहा होता है और सोचता है कि क्या इस जिंदगी के अंदर मेरा एपोकलिप्स आएगा भी या फिर नहीं आएगा। अगर इस बार एपोकलिप्स नहीं आता है तो मेरा बहुत ही बड़ा यहाँ पे घाटा हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं है, अच्छा होगा अगर एपोकलिप्स ना ही आए तो, क्योंकि मैं खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ पूरे ह्यूमैनिटी के लिए। और अगर मुझे एक बहुत बड़ा लॉस हो भी जाता है फिर भी मैं बहुत ज़्यादा अभी भी अमीर हूँ, तो मैं बस एक शांति का ज़िंदगी जी सकता हूँ। आखिरकार मुझे फिर से वो एपोकलिप्स के अंदर उतना सारा क्रूरलिटी, उतना ज़्यादा गंदी ज़िंदगी जीने का क्या ही ज़रूरत है। इसके बाद फाइनली एपोकलिप्स का दिन आ जाता है। अब बस एपोकलिप्स आने में 1 घंटा और 20 मिनट ही बचे हुए रहते हैं और हम देखते हैं चिन कॉल पे बात कर रहा होता है और कहता है कि हेलो अंकल, मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने आपको इतने सुबह में कॉल किया, लेकिन मेरे पास आपसे एक फेवर मांगने का ज़रूरत है। तो वो उधर से बोलता है अच्छा तुम तो मेरे नेफ्यू हो, तो ऑफ कोर्स तुम्हें अगर जो भी मदद चाहिए मैं पूरा कोशिश करूंगा वो करने का, बताओ क्या बात है। तो ये बोलता है कि मेरे ऑब्जर्वेशन से ऐसा मुझे लग रहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसका जो वैल्यू है वो कम से कम 10 गुना बढ़ने वाला है फ्यूचर के अंदर। लेकिन आप तो जानते ही हो कि मैंने अपने सारे पैसे को जो पोर्क थे उसी को खरीदने में खर्चा कर दिए हैं, इसलिए मैं आपसे 500 मिलियन उधार लेना चाहता हूं और इसके बदले मेरा जो 1 बिलियन के पोर्क है उसको मैं उधार पे आपसे रख दूंगा।
और मेरा ये जो पैसा है वो 500 मिलियन से बढ़ के 5 बिलियन तक हो जाएगा तो मैं पक्का आपको आपके सारे पैसे रिटर्न कर दूंगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ। और फिर उधर से कुछ कहता है जो कि हमें नहीं बताया जाता है। तो फिर चेन कहता है कि अच्छा हाँ ठीक है, तो ठीक है, हम आपके घर पे मिलते हैं और वहां पर आकर हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे। और हाँ, बहुत ज्यादा टाइम हुआ है मुझे ब्रदर फेई से मिले हुए, तो आप क्यों ना उसको भी वहां पे बुला लो। वो उधर से बोलता है कि ठीक है, तुम यहाँ पे आ सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं चेन वहां से जाने लगता है और कहता है कि मैंने तो पहले ही वादा किया था कि तुम सब डूम्सडे के अंदर जरूर मरोगे। और वो जाने लगता है और हम देखते हैं कि टेबल के ऊपर वह कुछ लिख देता है। और यार ये क्या लिखता है यार, ये मतलब लैंग्वेज मुझे पढ़ने नहीं आता, इसलिए अफसोस मैं आपको नहीं बता सकता। अगर आपको यार पता हो तो यार आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं चेन और इसका डॉग दोनों कार में बैठे हुए रहते हैं। और चेन बोलता है कि वारलॉक, मुझे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, उसको मैं सॉल्व करने के लिए जा रहा हूं, तो इसलिए तुम मेरा यहीं पे इंतजार करो और तुम अपने खुद के सेफ्टी के लिए प्लीज कहीं पे भागना मत, समझ गए ना। और वो उधर से एक बार भौंक कर इसको हाँ कर देता है। जिसके बाद चेन सामने की तरफ देखता है तो वो देखता है कि सुडाचू वहीं पे अपने जगह पर खड़ा हुआ रहता है। और भाई एक बार देखो तो यार क्या है, तो एकदम टाइट होकर खड़ा है यार, कहना पड़ेगा काफी मस्त सिक्योरिटी कर रहा है। और ये इसको देखकर मन में सोचता है कि भले ही मेरे पिछले जिंदगी में ये बिना किसी मदद के ही जिंदा रह पाया था, लेकिन ये मेरा स्वर्ण ब्रदर है तो मुझे इसे कुछ एडवाइस दे ही देना चाहिए। जिसके बाद ये उसके पास जाता है तो उधर से सुडाचू बोलता है कि ब्रदर चेन, तुम फिर से बाहर जा रहे हो। तो ये बोलता है कि डाजू, आज सुबह जब से मैं उठा हूँ तब से मुझे कुछ अजीब ही लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कुछ बहुत ही ज्यादा चीज, मतलब कुछ बहुत ही अलग ही चीज होने वाला है। तो प्लीज 9 बजे के आसपास मुझे वादा करो तुम कि उस टाइम पे तुम एकदम सेफ रहोगे। और यार उसको ऐसे बोलते हुए देखकर ये थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है ठीक है ब्रदर चेन। जिसके बाद हम देखते हैं वो वहां से चला जाता है और उसके बाद जाने के बाद हम देखते हैं फाइनली ये चेन जियान का हाउस में आ जाता है, जो कि इसका हाउस काफी यार मस्त लग रहा है। फिर इसके अंदर हम देखते हैं ये दोनों बाप बेटे बैठे हुए रहते हैं, जिसमें से ये जो इसका अंकल रहता है बोलता है कि चेन लू वो काफी ज्यादा डेयरिंग कर रहा है क्योंकि वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है। चलो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि भले ही उसका जो वैल्यू है अभी के टाइम पे बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा था, लेकिन असल में अभी के टाइम पे उसका कोई भी असली वैल्यू नहीं है। तो उधर से जो इसका बेटा है ये बोलता है कि वैसे डैड, मेरे ख्याल से ये अगर बस हमको फ्री में मनी ही देना चाहता है तो आखिर हम इसको क्यों मना करें। तो फिर उधर से वो बोलता है कि जो चेन लुओ है वो जानता है कि मैं अभी उसको कुछ धोखा दे रहा था, तो आखिरकार वो कोई ऐसा काम क्यों करेगा जिससे कि मेरा फायदा हो, क्या ये कोई जाल है। तो इसका बेटा बोलता है कि इसका जो मतलब जो भी क्रिप्टो करेंसी खरीदने जाते हैं उनका जो माइंडसेट रहता है वो ऐसा लगता है जैसे वो कुछ गैम्बलिंग कर रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि वो अभी मतलब बहुत ही जल्दी उसको पैसे की जरूरत है उसके अंदर लगाने के लिए, और वो ज़्यादा लोगों को जानता भी नहीं है, इसलिए उसको हमारे पास यहाँ पे आना पड़ा ये पैसे के लिए। और ये लोग यही सारी बातें कर रहे होते हैं कि हम देखते हैं वहाँ से मतलब रिंगटोन बजता है और ये समझ जाते हैं कि वो आ चुका है। तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है, लेकिन याद रखना हमको एकदम इसके सामने ध्यान से रहना होगा। जिसके बाद वो लोग जाते हैं और जाकर गेट को खोलते हैं, और खोलते ही हम देखते हैं सामने फेई रहता है जो कि बोलता है कि चल लुओ, मैं भी तुम्हारे साथ आता मजा करने के लिए, अगर मैं इतना ज़्यादा डरपोक नहीं होता तो तुम ये क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैसा लगा रहे हो, और अगर ये करने के बाद तुम जब बहुत ज़्यादा अमीर हो जाना तो मुझे मत भूल जाना। जिसके बाद वो कहता है कि बिल्कुल बिल्कुल, जब मैं 1 बिलियन पैसा इससे कमा लूंगा तो मैं तुमको एक सुपर कार गिफ्ट करूंगा। और वो जाकर उसको गले लगा लेता है, लेकिन यार ये मन में अपना उल्टी कर रहा होता है। और यार वो फेई भी रहता है, वो भी हंसते हुए कहता है कि हाँ मैं भी इसको याद रखूंगा, तो अपने बात में तुम पीछे मत हटना, हम लोगों ने तुम्हारे लिए कुछ खाना का तैयारी किया, चलो खाते खाते बात करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 9:15 हो जाता है और ये ठूस ठूस के खाना खा रहा होता है। भाई आखिरकार एपोकलिप्स से पहले इसका ये आखिरी खाना होने वाला है। और भाई ये खा ही रहा होता है कि हमको आवाज आती है एक बगल से बहुत ही जोर से। इसको देखकर ये सब के सब चौंक जाते हैं, लेकिन चिल्लू वो उतना नहीं चौंकता है क्योंकि इसको तो पहले से पता है कि आखिर क्या होने वाला है। तो उसके बाद ये जो अंकल इसका रहता है ये बोलता है कि आखिर ये कैसा आवाज है, ये तो वो मेड के रूम से आ रहा है ना, क्या जो लिटिल है वो बीमार हो गई है। तो ये अपने बेटे को बोलता है जाकर चेक करने के लिए आखिर क्या हो रहा है। तो ये जो फेई रहता है ये भी मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो चेन रहता है इसका भाई शकल देखो यार, इसके शकल से ही पता चल रहा है कि ये जानता है आगे क्या होने वाला है, लेकिन यार ये अभी भी मस्त खाया जा रहा होता है। फिर इसके बाद वो जाने के बाद चेन भी उठता है और वो भी साथ में जाने लगता है और कहता है कि मैं भी वहां पे जाकर देखता हूँ कि आखिर क्या हो रहा है, अगर उसको जरूरत होगी हॉस्पिटल में भेजने का तो मैं भी अपना कजन का हेल्प कर दूंगा। और जाते जाते वो बोलता है कि डूम्सडे, इसके अंदर तुम दोनों पक्का मरने वाले हो। इसके बाद हम देखते हैं जो फेई रहता है आकर एक दरवाजे को खोलता है
और खोलते ही भाई एक बार अंदर देखो यार, एक जो मेड है वो जॉम्बी बन चुकी है और उसके अलावा एक साइड से कोई दूसरा सर्वेंट होगा जिसको ये मार चुकी है और खा रही होती है। यार ये देखकर जो फेई रहता है इसका तो पूरा हल्का पंजा टाइट हो जाता है और वो सीधा नीचे ही गिर जाता है और चिल्लाने लगता है कि यार आखिर ये क्या है। और यार ये वो चिल्ला ही रहा होता है कि हम देखते हैं वो जो जॉम्बी रहती है इसको देख लेती है और कूद के अब आती है इसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन ये जल्दी से जाकर दरवाजे को बंद कर देता है और कहते हैं कि यार खून, इतना सारा खून। और वो बंद कर ही रहा होता है कि हम देखते हैं वहां पर फिर से चेन आ जाता है और वो आकर दरवाजे को पकड़ लेता है और कहता है कि कजन, हम लोग को तो यहाँ पर आकर चेक करना था कि आखिर क्या हो रहा है, तो अब तुम ऐसे दरवाजा बंद कर रहे हो तो आखिर हम इसके अंदर कैसे देख पाएंगे। ये देखकर ये चिल्लाने लगता है कि तुम कर क्या रहे हो। और वो इतना ही बोलता है कि हम देखते हैं चेन अपने इलेक्ट्रिक बैटन से इसके गले पे मारता है, इसके बाद से इसको बिजली लगता है और ये वहीं पे बेहोश हो जाता है। लेकिन चेन पीछे घूम के कहता है कि कजन, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बस मैं इलेक्ट्रिसिटी से ही ऐसे तुमको इतनी आसानी से नहीं मारने वाला हूँ। इसके बाद वो उस दरवाजे को खोल देता है और खोलते ही हम देखते हैं वो जॉम्बी निकल के आती है और उसको खाना शुरू कर देती है। और ये इधर से कहता है कि क्योंकि तुमको ऐसे जॉम्बी से जिंदा खाते हुए देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब यार सच में भाई इतने साल इसका ऐसा लग रहा है अपोक्सिस में करते करते ऐसा इसका अलग ही हॉबी बन गया है। खैर यार इसके बाद हम देखते हैं जो इसका अंकल रहता है वो यहाँ पर आकर चिल्लाता है कि चल्लुओ, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, चल्लुओ मैं तुम्हें मरते तक फाइट करूंगा। और वो इतना बोलता ही है तो चेन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। और यार हम देखते हैं वो अपना फिर से इलेक्ट्रिक बैटन लेकर चाहता है इसके पास जाकर उसे मारने वाला होता है कि हम देखते हैं इसका जो अंकल रहता है हाथ अपना ऊपर उठा लेता है उससे बचने के लिए। तो फिर चेन थोड़ा हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ ये क्या है, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम कोई इंसुलेटर हो, अपने पास हाथ ऊपर करने से तुम ये इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हो। इसके बाद फिर हम चेन को देखते हैं जो ये कहता है कि ओह ये तो दिखने में बहुत ही ज्यादा दर्दनाक लग रहा है। और तभी हम देखते हैं जो फेई रहता है इसको होश आता है और ये कहता है कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा दुख रहा है। और भाई यार दुखेगा भी कैसे नहीं क्योंकि इसके पीछे आकर वो जॉम्बी इसको काटे जा रही है। फिर इसके बाद ये एकदम दर्द में कहता है कि चल वो फादर प्लीज मुझे बचा लो। तो चेन कहता है कि चुप हो जा, मुझे तुम वो मत कहना क्योंकि मेरे पास तुम्हारे जैसा कोई एक कमीना बेटा नहीं है। और तभी वो अपना हाथ बढ़ाता है इसके पैर के ऊपर तो वो अपना पैर वहां से हटा लेता है और कहता है कि तुम्हारा फादर भी यहाँ पे फ्लोर के ऊपर ही पड़ा हुआ है। तो वो इधर से कहता है कि चल्लुओ तुम नहीं, और उसके बाद ये आगे कुछ बोलने के लायक नहीं बचता है। तो ये इधर से कहता है कि हैं मैं बस एक इतना अच्छा चीज और इतना मस्त चीज अकेले ही एंजॉय कैसे कर सकता हूँ। जिसके बाद ये अपने बैटन का इलेक्ट्रिसिटी ऑन करके फिर से अपने अंकल को एक झटका देता है और कहता है कि अंकल उठ जाओ। तो यार वो भी उठ जाता है और अपने सामने देख के चिल्लाने लगता है कि लिटिल लिटिल फेई, मतलब यार इसी का बेटा होता है और भाई मरते हुए देख के तो चिल्लाएगा ही। तो फिर उसके बाद ये रोते रोते और इसके पास जाकर गिड़गिड़ाने लगता है कि चल्लुओ ये तुम्हारा कजन है, प्लीज इसे बचा लो, जल्दी से जाओ और उसे बचाओ। मैं मानता हूँ कि मैंने सीक्रेटली तुम्हारा जितना भी शेयर था मैं धीरे धीरे उसको ले रहा था, लेकिन चल्लुओ इसका इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, ये इनोसेंट है। तो इधर से कहता है कि हैं बताओ और तुमने क्या क्या गलत काम किया है मेरे साथ, मतलब सामने इसका बेटा मर रहा है फिर भी यार अभी पैसों के बारे में सोच रहा है। ये सोच रहा होता है कि आखिरकार ये क्या कर रहा है, क्या इसको वो इंसिडेंट के बारे में पता चल गया है। तो यार ये इधर से इसको फिर से पकड़ता है और कहता है कि अंकल जल्दी से डिसाइड करो कि तुमको आखिर मुझे क्या जवाब देना है क्योंकि तुम्हारे बेटे के पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो यार फिर से ये चिल्लाकर बोलता है कि चल्लुओ अगर तुम जाकर अभी से इसको बचा लेते हो तो मैं इसको पुलिस में रिपोर्ट नहीं करूंगा, वरना तुम बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में फंस जाओगे। तो ये इधर से एकदम गुस्से में बोलता है कि अंकल मैंने तुम्हें एक मौका दिया था। तो ये अभी भी चिल्लाया जा रहा होता और कहता है कि तुम कमीने जानवर कहीं के, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ अपना ही कजन और अपने ही अंकल को मारने के लिए, तुम तो सुअर और कुत्तों से भी नीचे हो। तो ये इधर से एक जोरदार इसको चाटा मारता है और कहता है कि यहाँ पर सबसे बड़े तो कमीनों तुम लोग हो क्योंकि मेरे फादर ने तुमको चेन कंपनी को ज्वाइन करने दिया खुद को, मतलब तुम्हारे ऊपर दया करके, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने उनको धोखा दिया और उनके ही पीठ में चाकू घोंपा। क्या तुम इससे शर्मिंदा नहीं हो? लेकिन यार इसको इसका कोई बात सुनाई नहीं दे रहा होता और ये चिल्ला रहा होता है कि लिटिल फेई सन मेरा सन, लेकिन यार कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम देखते हैं जॉम्बी इसके गर्दन को काट लेता है। तो यार अब लगता नहीं है इसका बचने कोई भी चांस बचा हुआ है। इसके बाद ये चेन की तरफ घूमता है और चिल्लाकर बोलता है कि वो मेरा खुद का भाई था और मैंने कंपनी के लिए इतना ज्यादा काम भी किया था और आखिर मुझे क्या मिला, उसने बस मुझे कंपनी का 10% ही शेयर दिया।
क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई भिखारी हूँ? वो मरने के ही लायक है। और तुम भी ये जो चीज कर रहे हो, तुम ये बच नहीं पाओगे अपने क्राइम से, क्योंकि अभी का टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा एडवांस। और वो इतना ही बोलता है कि चिन उसको वहीं पे रोक देता है और बोलता है कि जो उस टाइम के स्टॉक वैल्यू थे उसके हिसाब से जो 10% था वो 1.5 बिलियन के बराबर था। और तुम्हें सच में लगता है कि कोई भी ऐसा ऑर्डिनरी व्हाइट कॉलर वर्कर जो होता है वो 1.5 बिलियन के शेयर्स को ले सकता है? अंकल, तुम कुछ ज्यादा ही लालची थे। जिसके बाद ये इसको फेंक देता है उसी जॉम्बी की तरफ में, और हम देखते हैं वह जॉम्बी के पास चला जाता है और जॉम्बी उसका भी काम करना शुरू कर देती है और ये अपना पीछे घूम जाता है। भाई, ऐसे कचरे को ये मरता हुआ शायद से नहीं देखना चाहता होगा। और ये मन में कहता है कि फादर, तुम्हें ऐसे किसी आदमी को अपने कंपनी के अंदर नहीं लेना चाहिए था। मैं आपके बेटे के तौर पे बस इतना ही कर सकता हूँ। इसके बाद ये अपने गाल पर से अपना खून साफ करता है और उसके बाद हम देखते हैं फिर से ये अपना इलेक्ट्रिक जो बैटन है वो ऊपर उठाता है और कहता है कि यहाँ पर एक फैक्ट है, क्योंकि ये जो जॉम्बिस होते हैं, ये जब जॉम्बिस बन जाते हैं उसके बाद इनके अंदर जितना भी इमोशंस रहता है ये उन सभी को खो देते हैं। बस उनके अंदर अब एक ही चीज रहता है, जो कि इंसानों को खाना। इसके बाद ये अपने इलेक्ट्रिक बैटन को ऑन करता है और भाई देखते हम काफी ज्यादा बिजली निकलने लगता है और वो सीधा पॉइंट कर देता है इधर यही जॉम्बी की तरफ में और लाकर इसको इलेक्ट्रिक्यूट कर देता है, जिसको यार काफी जोर का झटका लगता है। और फिर ये कहता है कि लेकिन एक बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि इनको अभी भी दर्द होता है, भले ही इनको अब किसी भी चीज से डर नहीं लगता है। इसीलिए ये जो इलेक्ट्रिक वाले जितने भी चीज रहते हैं, स्टन करना इनको या फिर झटका देना, ये सब बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। और हम देखते हैं झटका देने के बाद ये फिर से अपना ये सब स्पेस खोलता है और उसके अंदर से कोई चाकू या फिर तलवार टाइप का कुछ निकालने लगता है और निकालने के बाद बोलता है कि इनको मारना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि तुमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसके जो गाला बेला रहता है उसको छेद देना है। और यार ये गाला बेला क्या यार, मुझे भी नहीं पता, शायद से ये इसके सर का बात कर रहा है, लेकिन यार कुछ गलत ही लिख दिया होगा। फिर इसके बाद ये कहता है कि भले ही इनको ये जो मारने का तरीका बहुत ही ज़्यादा गंदा है, लेकिन ये काम करता है। और ऊपर से जो इनके आईब्रोस होते हैं उनके बीच में खजाना भी छुपा हुआ रहता है। तो यार हम देखते हैं ये इसको मारने के बाद इसके वही आईब्रो के बीच में कुछ करने लगता है और उसके अंदर से ये क्रिस्टल टाइप का कुछ निकाल लेता है। इसके बाद हम देखते हैं ये इस क्रिस्टल को एक बॉक्स में डालता है और डालते हुए बोलता है कि ये अभी बस एक लो ग्रेड का ही क्रिस्टल है, क्योंकि अभी बस एपोक्लिप्स का शुरुआत ही हुआ है। क्योंकि जब एपोक्लिप्स का शुरुआत हुआ उस टाइम पे ज़ॉम्बीज और सुपर ह्यूमंस दोनों के ही सर के अंदर एक क्रिस्टल उगना अपने आप ही शुरू हो गया। और ये जो क्रिस्टल होती हैं, ये जो भी अवेकनर्स होते हैं उनका जो रिकवरी स्पीड रहता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। उसके अलावा उनको ताकतवर होने में भी मदद करता है। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा कीमती और बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं, इसलिए जितना हो सके उतना ज़्यादा मुझे इसको कलेक्ट करना चाहिए। जो ये क्रिस्टल्स का कलर और साइज रहता है वो डिपेंड करता है कि वो किसके अंदर से निकला हुआ है और वो कितना ज़्यादा ताकतवर है। क्योंकि जैसे कि जो फायर एट्रीब्यूट का सुपर ह्यूमन या फिर जॉम्बी होता है उनके सर के अंदर रेड कलर का क्रिस्टल होता है, जो विंड एट्रीब्यूट का सुपर ह्यूमन या फिर जॉम्बी रहता है उनके सर के अंदर ग्रीन कलर का क्रिस्टल रहता है, और आखिर में जो स्पेस एट्रीब्यूट का सुपर ह्यूमन होता है उसके सर के अंदर एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल होता है। और पिछले जिंदगी के अंदर ये जब मतलब वारलॉक को मारा था आपने यही काले वाले कुत्ते को, तो उसके अंदर से इसने जो क्रिस्टल निकाला था वह एक थोड़ा सा डार्क पर्पल कलर का था, जो कि एक अंडे के साइज का था। इसके बाद हम देखते हैं ये इस घर के अंदर से बाहर निकलता है और निकलते ही यहाँ पर एक जो जॉम्बी रहता है वो गेट के पास आकर यहाँ पे चिल्ला रहा होता है, और इधर से जो इसका कुत्ता रहता है यानी कि वॉरलॉक ये भी उसके ऊपर भौंक रहा होता है। और यार ये यहाँ पर आके कहता है कि वाह, यहाँ पे तो काफी ज्यादा ऐसा लग रहा है हलचल मचा हुआ है। फिर इसके बाद ये जो जॉम्बी रहता है ये अभी जो दरवाजा रहता है उसी के उस पार रहता है और उधर से ये जोर जोर से चिल्ला रहा होता है इसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं चिन इसके पास जाता है और कहता है कि थोड़ा सब्र कर लो, क्योंकि अभी मैं तुमको कुछ बहुत ही मस्त चीज खाने के लिए दे रहा हूँ। जिसके बाद ये अपना बैटन को ऑन कर लेता है और भाई हम देखते हैं उसमें से काफी ज्यादा बिजली निकलने लगती है, जिसको यार सीधा मारता है इसके ऊपर और यार जॉम्बी को मस्त यार बिजली का झटका लगता है। और ये हंसते हुए कहता है कि हा 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 हा, जरा देखो तो ऐसा लग रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक बैटन है काफी ज्यादा काम का है। फिर इसके बाद ये उसे मतलब पूरा का पूरा ही मार देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद की है तुम्हारी अगली जिंदगी में जाने के लिए, तो मुझे कम से कम तुमसे एक रिवार्ड तो मिलना ही चाहिए। और हम देखते हैं कि वह उसके सर के अंदर से भी एक क्रिस्टल निकाल लेता है,
निकालने के बाद इधर से भाई एक बार वारलॉक को देखो मतलब यार एक बार उसके आगे को देखो यार, वो तो पूरा का पूरा रोना ही शुरू कर दिया। और रोते रोते ये अपने मन में बोल रहा होता है कि मास्टर तुम इतने ज्यादा क्रूल क्यों हो। मतलब यार इसको तो पता है नहीं कि कौन इंसान है कौन ज़ॉम्बी है। तो यार जब मतलब इसका जो मास्टर है वो ऐसे दूसरे लोगों को ऐसे मार सकता है तो यार इसका क्या ही हाल होगा, यही सोचिए रो रहा होगा। इसके बाद हम देखते हैं चेन वारलॉक के पास आ जाता है और बोलता है कि वारलॉक ये लगभग टाइम हो ही चुका है अवेकन होने का, और अच्छा होगा कि इस टाइम पे हम लोग घर के अंदर है, वहां पे ज्यादा सेफ रहेगा। तो तुम मेरे साथ आओ, हम लोग घर के अंदर चलते हैं। जब हमारा अवेकनिंग ये सक्सेसफुल हो जाएगा उस टाइम पे हम लोग यहाँ से जाएंगे। और यार ये जो वारलॉक रहता है ये भी एक बार भौंक के इसको हाँक कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं ये लोग ये घर के अंदर आते हैं और आते ही भाई एक बार फिर से मतलब यार एक बार फिर से जो वारलॉक रहता है वो भाई सामने देखता है 3-3 लाश, और यार एक बार फिर से इसको यार देख के बहुत ही ज्यादा ये डर जाता है। और यार चेन इसको कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत जल्द तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं जो चेन रहता है बैठ के मस्त एक एप्पल छील रहा होता है और बगल में इसका ये वारलॉक बैठा हुआ रहता है जो कि यार काफी ज्यादा डरा हुआ रहता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये चेन है अभी अभी एप्पल खा ही रहा होता है, लेकिन यार एक सेकंड, इसने तो अभी अभी एप्पल छील लिया था ना, तो यार अभी भी इसके ऊपर छिलका कैसे है। खैर यार हटा छोड़ो। इसके बाद ये कहता है कि धत तेरी की, मतलब ये बगल में कुछ ऐसा देखता है जो कि इसको बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है क्योंकि यार ये जैसे ही एप्पल खाने वाला रहता है कि यहाँ पर जो वारलॉक है इसका अवेकनिंग शुरू हो जाता है, इसके वजह से ये ढंग से एप्पल खा नहीं पाता है। और यार हम देखते हैं इसका जब अवेकनिंग हो रहा होता है तो इसके अंदर से काफी ज्यादा बिजली और काफी ज्यादा लाइट निकलना शुरू हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं यार ये कुछ ज्यादा ही दर्द में होता है और इसे देखकर चेन सोचता है कि जो वारलॉक है ऐसा लग रहा है कि वो अपना अवेकन होना शुरू हो रहा है। जिसके बाद वो जाकर पीछे सोफा के पीछे छुप जाता है और कहता है कि आखिर मुझे ही वो पहला इंसान होना था जिससे इससे मतलब बिजली का झटका खाने वाला। फिर हम लोग थोड़े टाइम का बाद का सीन देखते हैं जहां पर ये जो वारलॉक रहता है फाइनली अपना अवेकनिंग कंप्लीट करके यहाँ पर नीचे थक कर बैठ जाता है। और यहाँ पे जो चेन रहता है वो सोचता है कि जो मतलब सुपर पावर्स का जितना भी स्ट्रेंथ रहता है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। पहला तो होता है कि तुम कितना जल्दी अवेकन हो रहे हो, तुम जितना जल्दी अवेकन होगे तुम उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगे। और दूसरा ये होता है कि जो तुम्हारा सुपर पावर है वो कितना जल्दी जल्दी इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि वो जितना ज़्यादा और जितना जल्दी इवॉल्व होगा वो भी उतना ही ज़्यादा पावरफुल रहेगा। वारलॉक इलेक्ट्रिक एट्रीब्यूट के अंदर सच में एकदम टॉप टियर पे है। और साथ ही साथ ये जब अब मतलब इवॉल्व हो गया तो जो इसका इंटेलिजेंस है वो भी इवॉल्व होना चाहिए, है ना। यार सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा जलन हो रहा है कि जो इंसान है वो एक कुत्ते से भी बेकार है। लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है और हम देखते हैं जो इसका एप्पल है इसके हाथ से नीचे गिर जाता है, क्योंकि यार ये एप्पल को छोड़ के अपने सर को पकड़ लेता है और कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा दुख रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं भी इससे बहुत ही ज़्यादा पीछे नहीं हूँ। लेकिन यार ये तो भाई इस दर्द के साथ साथ एकदम हंसना शुरू कर देता है। और यार ये क्यों हंस रहा है आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि यार दर्द के साथ साथ अब इसका अवेकनिंग भी आने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं ये दर्द के मारे बिस्तर के पास आ जाता है और आकर वहां पे बैठ जाता है। और बैठने के बाद ये अपने हाथ के अंदर अपना ये पावर ऑन करना शुरू कर देता है। तो हम देखते हैं इसके हाथ में कुछ ब्लू कलर का अलग ही टाइप का पावर बनना शुरू हो जाता है, जिसके बाद ये अपने वो जो भी बॉल वाला पावर रहता है उसे लेकर सामने एक बहुत ही मस्त स्लैश वाला अटैक करता है। और यार ये जो अटैक रहता है इसके मतलब यार कुछ रेंज टाइप का अटैक रहता है जो कि सामने भी निकल के जाता है और जाकर सीधा दीवार पर लगता है। और यार लगने के बाद वहां पर यार वो दीवार को थोड़ा सा तोड़ भी देता है। और यार ये देखकर जो वारलॉक रहता है यार ये तो कुछ ज्यादा ही चौंक जाता है, मतलब यार इसको तो पता भी नहीं है कि आखिरकार ये सारा चीज हो क्या रहा है। और ये अपना ये पावर देखकर जो चेन रहता है ये बिल्कुल ही खुश नहीं रहता है, क्योंकि वो कहता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने अभी अपना ये जो स्पीयर वाला हमला किया ये बस मैंने एक ही हमला किया और इतने में ही मेरा 1/4 जो एनर्जी था वो एक बार में ही खत्म हो गया। और ऊपर से जो इसका डिस्ट्रक्टिव पावर है वो भी बहुत ही ज्यादा कम है और इसके मदद से मैं तो जो लोवेस्ट ग्रेड के ज़ॉम्बी रहता है उसको भी नहीं मार पाऊंगा। ऐसा लग रहा है कि मुझे और भी ज्यादा क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करना होगा और वो करके मुझे पहले अपना लेवल अप करना होगा। जिसके बाद ये बताने लगता है कि अपोकलिप्स के टाइम पे जो सुपर ह्यूमंस हैं उनको 10 ग्रेड्स में बांटा गया है, जो कि होते हैं 1 से लेकर 10 तक। और ये जो 10 ग्रेड है इसके बाद आता है किंग टियर। वारलॉक और स्पिरिट फ्लेम मेडेन ये दोनों ही उस टाइम पे किंग टियर के अवेकनर थे मेरे पिछले जिंदगी के अंदर, और मैं भी उस टाइम पे किंग टियर का अवेकनर था अपने पिछले जिंदगी के अंदर। लेकिन जब मैंने वारलॉक को मारकर उसका क्रिस्टल को अपना अंदर एब्जॉर्ब कर लिया उस टाइम पे मुझे पक्का तो नहीं पता है डिटेल के
बारे में, लेकिन मैं एक नए टीयर में ही फिर से असेंड हो गया। और लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे ना मेरे पास कुछ अच्छा खाने के लिए था, ना ही कुछ अच्छा पीने के लिए था, ना ही मेरे पास कोई था खेलने के लिए, ना ही कोई था बात करने के लिए। यानी कि उस टाइम पे जिंदगी का कुछ भी मतलब ही नहीं था। इसकी वजह से मुझे मरना ही ज्यादा अच्छा लगा। जिसके बाद हम देखते हैं 5 मिनट के बाद का सीन, जहां पे ये क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लेता है और करने के बाद कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे अगर ग्रेड 2 के सुपर ह्यूमन के अंदर असेंड करना है तो मुझे ऐसे 20 और क्रिस्टल की मदद लगेंगी। इसके बाद चेन वारलॉक के पास आता है और आकर इसको बोलता है कि वारलॉक, तुम बस ऐसा ही अपने ये जो बिजली है इसको इधर उधर फेंकना बंद करो और कोशिश करो कि तुम्हारे बॉडी के अंदर जितना भी ये इलेक्ट्रिसिटी, जितना भी एनर्जी है, तुम इसको अपने थ्रोट के अंदर कॉन्सेंट्रेट करो और करने के बाद उसको फिर अच्छे से चार्ज करो और फिर उसके बाद तुम्हारा जो टारगेट है उसके तरफ इसको शूट करो। और यार उसका कहते ही हम देखते हैं वारलॉक भी एकदम सेम करता है। और यार ये अपने मुंह के अंदर से भाई जैसे ड्रैगन आग उगलता है यार, वैसे ये कुत्ता भाई बिजली उगल रहा है। मतलब यार ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल नहीं हो गया ऐसे मुंह से बिजली उगलना। फिर इसके बाद ये कहता है कि गुड बॉय, तुम तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, चलो अब हम लोग चलते हैं। हम लोगों ने जो भी कूलिंग चेंबर के अंदर उतना सारा जो खाना जमा करके रखा है, जाकर पहले उसको कलेक्ट कर लेते हैं। और यार ये भी अपना भौंकते हुए अपने भाषा में कहता है कि हाँ चलो चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये लोग गाड़ी से जा रहे होते हैं और जाते जाते एक जगह जाकर रुक जाते हैं, जहां पर चेन कहता है कि हे वारलॉक, जरा वहां पे देखो, वहां पर तो एक इतना बड़ा सुपर मार्केट है, तो उसके अंदर जरूर से बहुत ही सारे सप्लाईज होंगे और कोई बदमाश इतने अच्छे मौके को नहीं छोड़ता। नहीं, मेरा मतलब ये है कि हाँ यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका है। और भाई वो थोड़ा सा खांसी लगता है। फिर इसके बाद ये अपना स्पेस वाला पावर इस्तेमाल करके कुछ गियर्स को निकालता है अपने स्पेस के अंदर से और कहता है कि वो जो सप्लाई है वो अच्छा होगा कि वो अगर हमारे हाथ में आ जाए, जो मिस के हाथों में जाने से अच्छा। सही कहा ना? तो चलो अब हम लोग अंदर चलते हैं। और जो इसका कुत्ता रहता है एक बार फिर से ये भौंकते हुए बोलता है कि हाँ चलो चलते हैं। जिसके बाद ये अपना पूरा फुल यार गियर पहन लेता, फुल आर्मर पहन लेता, अपना इलेक्ट्रिक बैटन ले लेता है और कहता है कि चलो चलते उनके ऊपर अब हमला करने के लिए। लेकिन ध्यान रखना, उनके सामने जाकर आमने सामने से फाइट मत करना और कोशिश करना कि अपना तुम स्पीड का इस्तेमाल करके उनको इधर उधर बस भगाते रहो। और ये जो कुत्ता रहता है फिर से भौंकते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, समझ गया। इसके बाद हम एक ज़ॉम्बी को देखते हैं जिसके मुंह पर एक जोरदार इलेक्ट्रिक बैटन पड़ता है, जो कि यार और कोई नहीं बल्कि यह इस चेन ही रहता है, जो कि इसको ऐसे इलेक्ट्रिक बैटन से पीट रहा होता है। और साथ ही साथ इसका ये कुत्ता भी रहता है जो कि अपने मुंह से बिजली निकाल के सभी को मार रहा होता है। लेकिन यार ये क्या, ऐसा लग रहा है कि अब इसका निशाना ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि यार इसका तो सही से निशाना लगा ही नहीं और यार चूक ही गया। और यार ये चिल्लाता है कि आखिरकार मैं मिस कैसे कर गया। तो फिर उसके बाद चेन उसको कहता है कि कोई बात नहीं है वारलॉक, बस तुम जाओ और जाकर उनका ध्यान भटकाओ। तो यार ये कुत्ता भी उसका बात मान लेता है और वो चला जाता है। और यार हम देखते हैं वो ज़ॉम्बी के जाकर यार मुंह के सामने इधर उधर कूद कूद के उनका ध्यान भटका रहा होता है। फिर उसके बाद चेन कहता है कि तुम यहाँ पर संभल के रहना, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। इसके बाद चेन सुपरमार्केट के अंदर आ जाता है और आने के बाद यार हम देखते हैं यहाँ पर पहले से ही 2 लाशें पड़ी हुई रहती हैं। ये उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है और बोलता है कि ये जो सुपरमार्केट है ये एक बहुत ही अमीर नेबरहुड के बगल में है, तो ये तो मामूली सी बात है कि यहाँ पे बहुत ही सारे हाई क्वालिटी के सामान हैं। जिसके बाद ये अपने हाथ के अंदर अपना स्पेस वाला पावर ऑन करना शुरू कर देता है और उसके बाद ये सारे के सारे जितने भी इसके अंदर सामान रहते हैं उन सभी को अपने सब स्पेस के अंदर स्टोर करना शुरू कर देता है और बोलता है कि हैं ज़्यादा फिक्र मत करना अगर मैं इन सभी चीज़ों को ले जाऊं तो। और खैर यार फिक्र करने के लिए आखिर यहाँ पे है भी कौन। और चेन उतने पर ही नहीं रुकता है, बल्कि उसके बाद वो इस सुपरमार्केट के अंदर जितने भी चीजें रहते हैं उन सभी को अपने सब स्पेस के अंदर भरता जाता है और यहाँ तक कि जो वहाँ पे ज़ॉम्बी पड़े हुए रहते हैं उनके अंदर से क्रिस्टल भी निकाल लेता है। और फाइनली पूरा लूट करने के बाद वो बाहर निकलता है और कहता है कि मेरा नसीब बहुत ही अच्छा है कि मेरा जो सब स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसकी वजह से मैं इसके अंदर जितने भी खाना या फिर जितने भी चीज़ें थे मैं उन सभी को स्टोर कर पाया। और तभी हम सामने देखते हैं जो वारलॉक है वो एक ज़ॉम्बी को भगा रहा होता है और इसको देखकर चेन कहता है कि वारलॉक चलो वापस चलते हैं। जिसके बाद हम वारलॉक को देखते हैं और यार ये थोड़ा सा उदास दिख रहा होता है और सोच रहा होता है कि जो मेरा मास्टर है वो तो इतनी आसानी से ज़ॉम्बी को मार पा रहा है, तो आखिर मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और भाई यार सच में इसका ये शक्ल देख के मुझे इसके लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं चेन आता है और आकर उस ज़ॉम्बी को मार देता है और इसके सर पे हाथ रखते हुए बोलता है कि तुम्हें इतने ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है, तुम पहले ही मेरा काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हो, बस खुद को थोड़ा सा और टाइम दो और तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर डॉग बन जाओगे। और यार ये बात सुनकर तो ये एकदम मस्त खुश हो जाता है और यार भौंकना शुरू कर देता है खुशी के मारे। जिसके बाद चेन कहता है कि चलो अब हम लोग अपने वेयर हाउस के अंदर वापस चलते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं वो अपने कार से वापस जा रहा होता है, तभी इसके पीछे से एक और कोई दूसरा आदमी कार में आता है और बोलता है कि हेलो तुम जरा सामने 1 मिनट जरा रुको। और देखते हैं हम चेन रुक जाता है, वो इसके बगल में आता है और आकर वो पूछता है कि ब्रदर क्या तुम जानते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं तो पुलिस से कांटेक्ट तक नहीं कर पा रहा हूँ। तो चेंदर से कहता है कि क्या तुमको ये सामने दिख नहीं रहा है, ये अब एक एपोक्लिप्स है। ये भाई सुन के कुछ ज्यादा ही डर जाता है और कहता है क्या एपोक्लिप्स, मतलब यार एपोक्लिप्स के नाम से इसका फट जाता है। फिर इसके बाद पूरा भाई इसका पसीना छूटने लगता है और कहता है कि ब्रदर चलो हम लोग एक साथ में रहते हैं ताकि हम एक दूसरे का ध्यान रख पाएंगे। लेकिन यार चेन भाई सीधा सीधा मना कर देता है और बोलता है कि नहीं शुक्रिया, मतलब यार ऐसा भी ना कि थोड़ा बोल दे कि नहीं तुम अपने जाओ यहाँ जाओ, सीधा यार मुंह पे मना कर रहा है। खैर यार इसकी वजह से ये आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन यार चेन उसके ऊपर ध्यान नहीं देता और सीधा वो अपने कार को चला के वहां से निकल लेता है। और जाते जाते सोच रहा होता है कि मैं भले ही कुछ सबऑर्डिनेट्स को एक्सेप्ट करने का सोच तो रहा हूँ, लेकिन मैं इलिट्स को ढूंढ रहा हूँ। मुझे ऐसा मतलब दोष मत देना ऐसे निर्दयी होने के लिए, क्योंकि भले ही मेरे पास अभी के टाइम पे बहुत ही सारे सप्लाईज है, लेकिन वो इनफाइनाइट नहीं है, इसलिए मुझे इसके बारे में अच्छे से ध्यान रखना होगा। और तभी वो सामने कुछ देखकर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, क्योंकि वो सामने देखता है यहाँ पे बहुत ही सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं और ये कहता है कि मुझे अगर सही से याद है तो बस एक यही रास्ता है जो कि वेयर हाउस तक जाता है, और ऊपर से ये सब के सब यहाँ पर आके इसको रोक रहे हैं, मुझे इनसे छुटकारा पाना होगा। और फिर वो बोलता है कि वारलॉक तुम अगर चाहो तो यहाँ पर जाकर थोड़ा बहुत टहल सकते हो या फिर घूम सकते हो, बस ध्यान रखना कि तुम खुद को प्रोटेक्ट करो, तुम्हें कुछ ना हो। तो यार वो भी एक बार भौंक के हाँ बोल देता है। इसके बाद हम देखते हैं ये सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ आ रहे होते हैं इसके ऊपर हमला करने के लिए, और ये अपना कार से अभी बाहर निकल चुका रहता है। जिसके बाद वो अपना इलेक्ट्रिक बैटन बाहर निकाल के उसके अंदर बिजली ऑन करता है और भाई एक बार में ये दोनों को मार देता है। और बस उतना ही नहीं, बल्कि हम देखते हैं पीछे से 3 और ज़ॉम्बी एक साथ जंप करके आते हैं इसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन यार एक सेकंड, यार ये तो बस अभी धीरे धीरे चल रहे थे ना, इतने जल्दी जंप कैसे करने लगे। खैर यार एक बार इसके हाथ में देखो भाई, एक बार में 2-2 बैटन इसने रखा है और उसके बाद ये इस बैटन से पीछे घूमता है और मारता है एक ज़ॉम्बी को जोर से और कहता है कि अच्छा तो ऐसा लग रहा है तुम्हें अब चुप के हमला करना भी आ गया है। वो एक को मारता ही है कि हम देखते पीछे से एक और दूसरा ज़ॉम्बी आता है हमला करने के लिए, और भाई ये तो आकर इसको काट भी लेता है। लेकिन यार हम देखते हैं इसका जो आर्मर रहता है ये इस आर्मर को नहीं छेद पाता है। इसके बाद जो चेन रहता है अपना बैटन निकालता है और मारता है उसको एक बैटन जोर से और बोलता है कि मेरा ये जो आर्मर है ये एलॉय से बना हुआ है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा जैसा एक लो ग्रेड का ज़ॉम्बी इसको तोड़ सकता है? हा हा, ये अपोक्लिप्स के अंदर कोई भी डेंटिस्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में तुम्हें अब लग रहा है जो खाना है बस उसको चाटना ही होगा। अरे नहीं रुको जरा, मुझे माफ कर देना, तुम्हारे पास तो कोई फ्यूचर ही नहीं बचा है। जिसके बाद हम देखते हैं इसका जो इलेक्ट्रिक बैटर रहता है उसका तो भाई बिजली खत्म हो जाता है। मतलब यार सस्ता बैटरी क्यों लगाते हो भाई, बढ़िया बैटरी लगाओ। लेकिन यार यहाँ पे देखो यार ये सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ आकर इसको घेर लेते हैं और यार कुछ ज़्यादा ही टेंशन में आ जाता है कि जो इसका इलेक्ट्रिसिटी है वो खत्म हो गया। इसके बाद चेन जो सामने से ज़ॉम्बी आ रहा होता है उसको अपना इलेक्ट्रिक बैटन पकड़ा देता है और बोलता है कि ये लो, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो। और फिर उसके बाद ये अपना सब स्पेस खोलता है और उसके अंदर से एक दूसरा नया इलेक्ट्रिक बैटन निकालता है और कहता है कि वैसे भी मेरे पास और भी है। इसके बाद वो निकाल के उसके सर पे ये बैटन ऑन करके इलेक्ट्रिसिटी के साथ मारता है जोर से। इसके बाद उसे मारने के बाद कहता है कि हाँ ये बुरा नहीं है, ये बुरा नहीं है, ये सच में इस बार तो मेरा काफ़ी ज़्यादा फायदा हो गया। और उसके बाद वो अपना फिर से पावर इस्तेमाल करके इसके सर के अंदर जो क्रिस्टल रहता है वो निकालना शुरू कर देता है। और यार हम देखते हैं यहाँ पे जो वार्लॉक आ जाता है और भौंकते हुए बोलता है कि हम तो वेयर हाउस के पास जा रहे थे ना, तो आखिर वो कहाँ पे है। तो ये बोलता है कि वार्लॉक मेरे पीछे आओ। और हम देखते हैं ये एक ट्रक के पास आ जाता है और उसको भाई गले पड़ जाता है और कहता है कि ये जो आर्मर ट्रक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है, ये आर्मर और इलेक्ट्रिक बैटन दोनों से मैंने इसको अच्छे से तैयार करके रखा है बस आज के दिन के लिए ही। चलो ये ट्रक के अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिरकार ये क्या क्या कर सकता है। इसके बाद ये दोनों इस ट्रक के अंदर बैठ जाते हैं और चेन कहता है कि वारलॉक बिल्कुल ही पल के मत झपकाना, क्योंकि देखो ये बड़े आदमी के सामने। उसके बाद हम देखते हैं ये अपना एक्सीलरेटर दबाता है एक बार में जोर से और कहता है कि ऐसे ऐसे जो इसके सामने दरवाजे होते हैं इसके सामने बस डेकोरेशन की तरह होते हैं। जिसके बाद भाई ये अपना ट्रक लेके जाता है और भाई सीधा का सीधा ये पूरा का पूरा दरवाजा ही तोड़ देता है और बोलता है कि वाह ये सच में बहुत ही मस्त महसूस हो रहा है। और भाई एक बार वारलॉक को देखो यार, ये सोच रहा होगा कि मेरा मास्टर कहीं पगला तो नहीं गया है। खैर इसके बाद हम देखते हैं इसके सामने बहुत ही सारे ज़ॉम्बीज़ रहते हैं, तो वो बोलता है कि हाँ मुझे पता था यहाँ पर बस ऐसा ही होगा, ऐसे 100 से भी ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ को अगर मैं इलेक्ट्रिक बैटन से मारने जाऊँ तो वो बहुत ही ज़्यादा धीरे होगा और बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट होगा,
इसलिए ये ऐसा करने में ज्यादा जल्दी हो जाएगा। हम देखते यार ये अपना ट्रक लेकर आता है और सीधा इन ज़ॉम्बीज़ को ठोकते जाता है। और भाई एक बार वारलॉक का एक्सप्रेशन तो देखो यार, सच कह रहा हूँ यार, वारलॉक का एक्सप्रेशन देखने में बहुत ही मजा आ रहा है यार, एक बार मस्त एक्सप्रेशन दे रहा है ये। और भाई यार ये कुछ ज़्यादा ही डर जाता है और कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है। इसके बाद हम देखते हैं वह ट्रक से इन सभी ज़ॉम्बीज़ को ठोक ही रहा होता है कि ऊपर से कुछ लोग रहते हैं जो कि इसको देख रहे होते हैं, कहते हैं कि हे भगवान ये तो पागल है। फिर उसके बाद एक आदमी बोलता है कि इसका ये जो ट्रक है ये हमारे वेयर हाउस के अंदर जितने भी ट्रक है उससे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तो जो लड़की रहती है वो बोलती है कि क्या हम लोग इससे पूछे कि ये हमको भी अपने साथ ले जाए। लेकिन जो तीसरा आदमी रहता है वो बोलता है कि आखिरकार ये इतना ज़्यादा रिस्क क्यों लेगा हमको बस मदद करने के लिए। तुम्हें लगता है कि ये कोई तुम्हारा फादर है? और अगर हम देखें ये जो कर रहा है उसके हिसाब से ये जरूर बहुत ज़्यादा एक कोल्ड हार्टेड मैन होगा। ये एक ऐसा आदमी है जो कि यहाँ पर बस हमारे वेयर हाउस के अंदर जितने भी सामान पड़े हुए हैं उसी को लेने के लिए आया हुआ है। और जब इसका ये काम हो जाएगा तो ये तो हमारे ऊपर पूछेगा भी नहीं। और अच्छा होगा अगर हम किसी और पे भरोसा करने के जगह पे खुद पे ही भरोसा करें। मैं तो कहता हूँ कि हम जाकर उसको लूट लेते हैं और इसका ट्रक भी ले लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं चेन जो होता है वो ट्रक से अपना बाहर निकलता है और वो लोग ऊपर से देख कर कहते हैं कि जरा देखो ये तो आर्मर भी पहन रहा है। अगर हम इसके सारे सामान ले लेते हैं तो पक्का हम लोग एकदम सुरक्षित रहेंगे। बोलो तुम लोगों को क्या लगता है? तो फिर एक दूसरा आदमी कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हारे से सहमत हूँ, चलो जाकर इसको लूट लेते हैं। और वैसे भी ये पहले आया है हमारे सामान को लूटने के लिए। लेकिन यार एक सेकंड यार, ये वेयर हाउस के अंदर इसने पहले खुद से सामान खरीद के रखा है तो यार ये तुम्हारा सामान कैसे हुआ? खैर इसके बाद हम देखते हैं जो चेन रहता है ये जितने भी ज़ॉम्बीज़ को ठोक के मारा हुआ रहता है इसके अंदर से क्रिस्टल निकाल रहा होता है, तभी एक पैर वहाँ पे आ जाता है। और ये और कोई नहीं बल्कि यही ऊपर वाली लड़की रहती है जो कि यहाँ पर आती है कि थैंक यू, तुमने इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को मार दिया और हमें बचा लिया। इनको देखकर चेन सोचता है कि ये लोग मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्या अब ये लोग इसके बाद पूछने वाले हैं मेरे साथ आने के लिए? और उसके बाद इधर से कहता है कि यहाँ पर क्या बस तुम तीनों ही हो? तो वो कहते हैं कि हाँ बस हम तीनों ही यहाँ पर जिंदा बच पाए हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों आदमी आकर इसे कंधे पर हाथ रख के इसको थोड़ा सा दबाने रखते हैं। तो यार चेन सोचता है कि ये कमीने अभी अभी ये मेरा शुक्रिया कर रहे थे और यार अब तो ये एकदम बिल्कुल ही पलट गए। फिर उसके बाद ये एक आदमी आकर बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है यंग मैन, हम लोग तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। और यार जो चेन रहता है वो सोच रहा होता है कि अपोकलिप्स के टाइम पे इंसानों के अंदर जितने भी गंदी गंदी फीलिंग, जितने भी उनका गंदा नेचर रहता है वो सारा का सारा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और ऐसे टाइम में ही जो काइंडनेस होता है वो एकदम बेकार और बहुत ज़्यादा गंदा चीज़ होता है जो कि हो सकता है। फिर हम देखते हैं वो जो ट्रक रहता है उसके अंदर से वारलॉक निकल के आ रहा होता है। तो ये तीनों के तीनों उधर देखने लगते हैं। एक कहता है कि ये बेवकूफ़ कहाँ से आ गया और दूसरा कहता है कि देख के तो नहीं लग रहा है कि ये कुत्ता इन्फेक्टेड है। तभी हम देखते जो चेन रहता है अपना पावर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और अपना सब स्पेस खोल के उसके अंदर से 2 इलेक्ट्रिक बैटन निकालना शुरू कर देता है और कहता है कि अब यहाँ पर मुझे अपने सुपर पावर को एक्सपोज करने का बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद हम देखते हैं ये अपना बैटन से एक साथ ये दोनों को मारता है जोर से पूरा भाई इलेक्ट्रिसिटी ऑन करने के बाद। और भाई यार काफ़ी जोर से मारता है और उसके बाद बोलता है क्योंकि मरे हुए लोग कोई भी कहानी नहीं सुनाते हैं। तो दोस्तों इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही। और यार ये तो बस अभी इस मानवा का शुरुआत है। आप यार अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो यार वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर दो, क्योंकि यार अभी इस वाले वीडियो का लाइक गोल है 1000 का लाइक गोल है। जैसे लाइक गोल कंप्लीट होगा और यार ज़्यादा कमेंट आएंगे नेक्स्ट पार्ट का, मैं यार वैसे इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊँगा। उसके अलावा यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर देना ताकि यार मैं जैसे ही नेक्स्ट पार्ट डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और कैसे यार जब तक मैं नेक्स्ट पार्ट डाल रहा हूँ तब तक आप लोग को मेरे चैनल के ऊपर और भी बहुत सारे मस्त मस्त वीडियो मिल जाएंगे जिसका आप लोग जाकर तब तक मजा ले सकते हो। तो चलो यार मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप सभी लोगों को बाय।